बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। छोटी छोटी रंजिशें अनाओं को परवान चढ़ाती हैं। झूठी अना के लिए अपने अपने जवाब कई ख्वाब चकनाचूर कर देते हैं। मिलजुल कर रहने वाले एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं रहते। तकरार के बाद बात लड़ाई झगड़े पर और झगड़े कत्लो गारत गिरी तक जा पहुंचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंसा चट्टे दी बेगम बोल रही हूँ। मेरा मियाँ दारे ते बैठा सी, उत्थे चेक आया 3 लाख रुपए दा। मेरा बेटा भी कोल सी बड़ा, जैन अली, ते इहदा अफजाल चीमे दा बेटा और दीनदारां दा मुंडा सी। वो चेक लैके आए ने, मेरे मियाँ ने चेक पढ़िया ते जिवें पढ़िया उन्हें आख्या मेरे कोल पैसे कोई नहीं है ते लै जो 2-3 दिनों तक तुहानूं मैं दां दा। ते जेड़ा मेरे मियाँ ने पैसे नहीं दिते, उस बंदे ने तीसरे दिन बाद आण के मेरे मियाँ नूं राती 10 बजे कत्ल कर दिता है। मकतूल अंसर चट्ठा की बेवा जुल्म की दास्तान सुना रही है। बेवा के मुताबिक दुकान पर लेन देन का मामला चल रहा था और इसी ज़मन में मकतूल ने गारंटी के तौर पर बैंक का चेक दे रखा था जो मुकर्ररा तारीख तक कैश ना हो सका। रकम की अदायगी में ताखीर पर सफाक मुलजिम ने बेटे के सामने बाप को गोली मार दी। इसी केस में बड़ा भाई मुद्दई बना हुआ था। मेरे मियाँ का नाम मोहम्मद असलम चट्ठा ते कुछ महीने पहले उन्होंने छोटे भाई अंसर चट्ठे ਨੂੰ कतल कर दिता गया ਤੇ ਉਹ ਮਦਈ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਂਦਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਮਕਾ ਛੱਡਣੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਰਤਾ। भाई के लिए इंसाफ मांगने वाला भी दुश्मनों की गोली का निशाना बन गया। मुकदमे की पैरवी करके मकतूल अपने भाई के खून का हिसाब लेना चाहता था और कानून का दरवाजा खटखटाते खुद भी मनो मिट्टी तले जा पहुंचा। खवातीन बेवा और मासूम बच्चे यतीम हो चुके हैं। वुरसा दुहाइयां दे रही हैं, जुल्म के बढ़ते साए खौफ फैला रही हैं। अहले खाना इंसाफ की फरियाद कर रहे हैं। मेरा भाई सी निक्का अंसर, कोई लैन देन नहीं सी उसदा। वो आम बंदे का खैर खा भी सी, उसनूं इस बेकसूर कतल कर दिता। तो दादे च आ गए, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੰਸਰ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2-4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। वर्षा को खतरा है, मुखालिफिन डरा धमका रहे हैं। 2 भाई कत्ल हो चुके हैं। 2 भाइयों के बाद अब तीसरा भाई मुकदमे का मुद्दई है। वो भी खौफजदा है। मुलजिमान आजाद घूम रहे हैं। खानदान का हर शख्स सफाकियत से खौफजदा है। क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा? कानून से इंसाफ मांगने वालों की कब तक लाशें गिरती रहेंगी और कब तक खून की होली खेली जाती रहेगी? पुलिस की तफ्तीश में तो वजह तनाज़ा ही कुछ और सामने आया है। पुलिस के मुताबिक तो अराजी के लेन देन का तनाज़ा था। मुलजिमान और मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। उन्होंने जमीन लेने के लिए कत्ल किया। बदमाशी से कत्ल तक की हौलनाक दास्तान सामने आई, जबकि वुरसा कुछ और बता रहे हैं। गुज़श्ता 1 माह से मैं यहाँ पोस्टिंग हुई है मेरी बतौर DSP सदर सरगोदा। तो जब मेरी तैनाती से पहले ही हमारे पास 3 जो हैं मुख्तलिफ जो 302 के जो हैं वो केस चल रहे थे। उसमें सबसे पहला जो था वो लियाकत जट नामी आदमी जो है वो यहाँ मर्डर हुआ था। उसमें जो नामजद मुलजमान थे आकाशा और दूसरा उसका जो कज़न था ताहिर, वो दोनों का एक जो बेल पर था और दूसरा वो जुडिशल जा चुका है। इसमें ये केस जो था ये भी उनकी साबका पुरानी रंजिश दुश्मनी चल रही थी, उसके बदले में उनका ये मर्डर हुआ। और उसके बाद सेकंड जो केस था वो आशिक अराई अपने बेटे वसीम के साथ जा रहा था, तो वो मर्डर हो गया था। डबल मर्डर का केस था, बिल्कुल टोटली वो नामालूम था, उसमें कोई क्लू नहीं था। तो मकामी पुलिस ने हमारी जो टीम थी वर्दी DPO साहब ने जो हमारी टीम बनाई, हमने उस पर वर्किंग की।
उसकी जो है साइंसी बुनियादों पे जियो फेंसिंग वगैरह करवाई गई, तो बिल आखिर जो हम असल टारगेट पे पहुंच गए कि जो आशिक का बिरादर हकीकी था, उसका सगा बड़ा भाई था, इनकी आपस में खानदानी टेंशन पाई जाती थी। एक प्यारे का गम भूला नहीं था कि दूसरा भी खून से नहला दिया गया। गमज़दा खानदान अरबाब इख्तियार से सवाल पूछता है कि कब तक वो लाशें उठाते रहेंगे, कब कानून जागेगा। दो भाइयों के कत्ल के बाद अब तीसरा भाई मुद्दई बना है और मुखालिफिन उसको भी कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस अगर पहले कत्ल पर ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेती तो शायद दूसरा जनाजा उठने की नौबत न आती। मेरे पापा ने कत्ल किया गया, पुलिस मर्जी में फड़ लैंदी, फिर साडा ताया भी ना कत्ल होंदा, फिर सानू इंसाफ चाहिदा। मेरा जी साला सी जी, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਸ ਕੋ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਈ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿया गया। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾफ चाहिए। हमारे मामू जान को 19 रमज़ान को भी कत्ल किया गया और 18 मुहर्रम को दूसरे मामू को भी कत्ल कर दिया। उसके दुश्मन को ऐसे ही फिर रहे हैं, उल्टा हमको धमकी लगा रहे हैं, हमारे घर पर आकर फायरिंग की, दोबारा फिर हमको चैलेंज कर रहे हैं। हमारी अपील है कि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। आखिर क्या है कत्ल की वजह? क्या कातिल और मकतूल आपस में रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं? पुलिस तफ्तीश का रुख तब्दील कर रही है या फिर वर्सा कुछ और छुपा रहे हैं? इस दोहरे कत्ल की कहानी के हकायक कुछ इस तरह हैं कि कातिल अफजाल चीमा और मकतूलीन अंसर चट्ठा और असलम चट्ठा आपस में इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। अंसर चट्ठा मकतूल जो कि एक कारोबारी शख्सियत थी, कत्ल होने से पहले कातिल अफजाल चीमा की कई मुकदमात में ज़मानत करवाई और उसके अखराजात भी बर्दाश्त करता था। कातिल अफजाल चीमा जो कि कत्ल के पहले ही कई मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी था, तमाम मुकदमात में बरी होने के बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मकतूल अंसर चट्ठा ने जितनी भी जायदाद बनाई है वो सारी मेरी ही मरहून मिन्नत है, जिसका उसने बाद में दावा करना भी शुरू कर दिया और अंसर चट्ठा से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि अपनी जायदाद में से मुझे हिस्सा दे। लेकिन मकतूल अंसर चट्ठा की तरफ से इनकार करने पर कातिल अफजाल चीमा ने 10 अप्रैल 2023 को उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके कत्ल का मुकदमा उसके बड़े भाई असलम चट्ठा की मुद्दत में दर्ज किया गया। बाद अज़ां असलम चट्ठा पर सुलह के लिए मुसलसल दबाव डालता रहा, लेकिन इनकार पर उसने उसको खौफजदा करने के लिए रात गए उसके घर पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे ना सिर्फ इलाका में खौफ व राज फैल गया बल्कि थाना अता शहीद में 788 दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत अफजाल चीमा के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन असलम चट्ठा के मुसलसल इनकार पर 4 माह का अरसा गुजरने के बाद ही कातिल अफजाल चीमा ने उसको भी कत्ल कर दिया, जिसके कत्ल का मुकदमा उसकी बीवी आसफा रानी की मुद्दत में कातिल अफजाल चीमा, उसके बेटे और 3 का नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज कर दिया गया। मुतासरीन का कहना था कि अगर पुलिस पहले ही कत्ल के बाद अफजाल चीमा को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ़्तार कर लेती तो कम अज़ कम उसका बड़ा भाई असलम चट्ठा कत्ल ना होता। मुतासरीन का ये भी कहना है कि मुतलका पुलिस की ये नाअहली है कि वो अब तक अफजाल चीमा को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अहले इलाका का ये भी कहना है कि इसमें महसूस होता है कि पुलिस पहले ही अफजाल चीमा से खौफज़दा दिखाई देती है। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि मुल्जिमान ने एक के बाद दूसरे भाई को भी गोलियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। जुल्म तमाम तर कानूनी हदों को पामाल कर रहा है। मुल्जिम फिर भी आजाद घूम रहा है, पुलिस थाने से नहीं निकल रही और मुल्जिम इंसानों को ठिकाने लगा रहा है। मुल्जिम कानून के शिकंजे में होंगे तो मजलूमों को करार आएगा और खौफजदा चेहरे अपने आप को महफूज तस्वुर करेंगे। मुल्क में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सभी परेशान हैं। महंगाई का तूफान है, गिरती मईशत को सहारा चाहिए मगर कारोबार बंद हो रहे हैं। ताजिरों को कभी भत्ते की पर्चियां मौसूल होती हैं तो कभी वो अगवा कर लिए जाते हैं और करोड़ों तावान मांगा जाता है। ऐसे में मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा?
खौफ में जीते ताजिर को जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबार कैसे चलाएंगे? शेखुपुरा में ताजिर को अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने ताजिर को जान से मारने की धमकी दी और मुगवी के घर वालों को भी डराया धमकाया। ताजिर के अगवा पर पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। अगवाकारों ने रिहाई के बदले 10 करोड़ तावान मांगा। बुरसा भी परेशान थे। तावान की डील होने लगी। 10 करोड़ से मामला 8 और फिर 5 होता हुआ 2.5 करोड़ पर आकर ख़त्म हुआ। और हमें मुश्किलात इस हद तक आ गए कि कोई क्लू ना मिले, तो हमने डिकॉइट्स के साथ, किडनैपर्स के साथ डील करना शुरू कर दी और डील के नतीजे में वो 2.5 करोड़ रुपया पे आमादा हो गए। जब साथ साथ हमारी जब डील होती रही इनके साथ, हमारा ऑपरेशनल प्लान भी एक साथ ही चलता रहा। इस ऑपरेशनल प्लान को हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी साहब फिरोज वाला हेड कर रहे थे। ऑपरेशनल प्लान में हमें 5 से लेकर 7 किडनैपर्स का पता चला। कार्रवाई का आगाज़ रात 1 बजे कर दिया। 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन्होंने अपने एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया अल्लाह का नाम लेकर। उनमें से आप देख रहे हैं हम पे फायर भी हुआ। हमारे राय हमीद SHO एक्टिवली उस फायरिंग में इंगेज रहे, उसकी टीम। अल्लाह के फजल करम से ये जो किडनैपी है, हमारा मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग शहरी आज आपके सामने है, उनसे जो 2.5 करोड़ रुपया है वो भी मुकम्मल तौर पे रिकवर्ड हो चुका है और 3 मुल्ज़िमान अरेस्ट हो चुके हैं, 2 मारे जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक अगवाकार इंतहाई शातिर और खतरनाक थे। उन्होंने ताजिर को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। वो वर्षा से तावान की रकम करोड़ों में मांग रहे थे। ताजिर बरादरी परेशान थी। जब उम्र भर की कमाई अगवाकार ले जाएंगे तो हर कारोबारी खौफ से सहम जाएगा। अगवाकारों को 2.5 करोड़ तावान की अदायगी के बावजूद ताजिर बाजियाब नहीं हुआ था। पुलिस ने मुगवी को बाजियाब करवाया और अगवाकारों को गिरफ्तार करके तावान की रकम मौके से बरामद कर ली। अगवाकारों के साथियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। तो मैं इन तमाम जो एंगल वगैरह जो पुलिस अफसरान नीचे से लेकर मेरे के साथ मौसम है, मैं इनका काबिल तरतीब जो मेरे साथियों ने किया है। मुझे ये 0 पॉइंट भी जिस लहजे पे मैं चला गया था, ना क्लू था, ना पता था कहाँ ले गए हैं, कहाँ दिन है, कहाँ रात, ना कोई मेरे साथ रास्ते में था, ना कोई डील थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। उसके बाद मैं तमाम ऑफिसरान जो पुलिस ऑफिसरान नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे साथ मौसम है, मेरे साथ इतना जो कर दिया, मैं सारी मिलकर सामना एक आम इंसान हों के नाते मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करके मुझे 4 दिन बाद इंशाअल्लाह वसल सलात कर समाप्त होगा। मेरे लिए और इसके मतलब में कोई चीज़ नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इनकी फ़ायदा मैंने उन्होंने ये कहा था शूट करना, कहा तो शूट ज़िंदगी में अल्लाह की ज़ात है, आपके पास नहीं है। और इनकी मेहनत, इनकी दुआओं, आपके भाइयों के जो मेहनत अनथक मेहनत है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास इनके अलावा कोई और सिला नहीं है। अल्लाह का सिला देगा आपको। मेरे पास कोई चीज़ नहीं देने के सिवाय दुआओं के। मैं सिर्फ यही कहता हूँ जो इन्होंने किया इतना था। बात पेशाब करने को ज़िम्मेदार जा रहा था, नीचे से निकला कर करने लगा था। कल किसी और वाक़ हो जाता तो रहना बहुत मुश्किल था। मैं तमाम अफसरान से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कि नई ज़िंदगी मुझे दी है। मैं इनका एहसान फरमत सारी उम्र मैं एहसान काफ़ी ज़्यादा मेरे हिम्मत भी है बात करने। मुगवी के चेहरे पर अभी तक खौफ है। पुलिस के हिसार में बैठा ताजिर अपने साथ होने वाली वारदात का हाल बता रहा है। आज़ादी से कारोबार करने वाला ताजिर आज सहमा हुआ है। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए दिए जाने वाला तावान की रकम भी उसे वापस मिल चुकी है, मगर खौफजदा ज़हन अब भी उन्हीं जंजीरों में जकड़ा हुआ है जिनसे उसको बांध कर कैद तन्हाई दी गई थी। अच्छा सर, ये बताइएगा इस नौयत का ये पहला वाक़या है अगवा बराए तावान का। इतना बड़ा जो है वो केस आपने सॉल्व आउट किया है। इसके बाद ताजरों के क्या तासरात थे और कितने जो लोग इसमें जो जिन्होंने अगवा किया है वो कितने मुलव्वस थे और जो पुलिस ने काम किया उस बारे में आपका क्या है? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपने इसका खुद ही जिक्र किया कि ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ वाक़या था। अगवा बराए तावान के वाक़यात हम पहले भी डील करते हैं। इसमें जो चीज़ सामने आई वो ये हुई कि 2 अगस्त को हमें रिपोर्ट हुआ कि एक मकामी ताजर हैं शमसुल कमर साहब,
ان کو اغوا کیا گیا ہے اور بعد میں اغوا کاروں نے تاوان کے لیے ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. تو جیسے یہ رپورٹ ہوا پولیس اسٹیشن میں، پھر اس میں تمام ہماری جو سینئر کمانڈ ہے وہ تمام کی طرف سے، آئسا پنجاب کی طرف سے، آر پی او صاحب شیخو پورہ کی طرف سے، ڈی پی او صاحب شیخو پورہ کی طرف سے اس میں فوری طور پہ ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئیں. ہم نے اس میں 4 سے 5 ٹیمیں بنائیں جنہوں نے لوکلی وہاں پہ سرویلنس کی اور مختلف بیس بدل کے وہاں پہ اپنا کام وہ سر انجام دیتے رہے. اس میں ہماری آئی ٹی ٹیم نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا، اور اس میں ایک جو مختلف چیز سامنے آئی وہ یہ بھی تھی کہ جو بعد میں ہمیں چیزیں کلیئر ہوئی کہ جو فون کالز آ رہی تھیں وہ بیرون ملک سے آ رہی تھیں، وہ ہمارے ملک سے نہیں آ رہی تھیں، بلکہ ان کا جو نیٹ ورک استعمال ہو رہا تھا اور جو بندہ کال کرنے والا تھا وہ بیرون ملک سے بیٹھ کے یہ ڈیل کر رہا تھا. اور اس لیے اس پہ کوئی 8 کروڑ روپے انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور پھر ان سے جو نیگوشیشن چلتی رہی، بات چیت چلتی رہی. اس میں وہ جو مدعی تھا بیٹا اغوا کنندہ کا، اغوا جو ہونے والے تھے مغوی کا، انہوں نے ہمیں اس میں لمحہ بلمحہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہماری ٹیمز ان کے ایسوسیٹ رہیں، اور انہیں ہم نے پراپر اس میں تھوڑا ٹائم گین کیا تاکہ ہم اپنی ایکسرسائز کر لیں. اس کے ساتھ ہی پھر جو کچھ ہمیں تھوڑے بہت سسپیکٹ ہماری نظر میں تھے ان پہ بھی ہم نے ورکنگ شروع کر دی. اور اس میں جو سیف کسٹڈی ہے مغوی کی وہ ظاہر ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ تھی، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈیل کروا کے منصوبہ معاملہ سارا، تو انہیں یہ مجبور کیا کہ وہ بندے کو پہلے سامنے لائیں تاکہ ہم اس سے فردر کام کر سکیں. تو اس میں اللہ نے بڑی مدد کی ہماری تمام ٹیموں کی، تمام کی محنت دن رات کر کے، اور اس میں پھر الحمدللہ ہم نے مغوی کی سیف کسٹڈی بھی ہوئی، اور اس میں جو ہمارے کچھ سسپیکٹس تھے ان پہ جو کام کر رہے تھے اور جس طریقے سے پھر انہوں نے رقم کا لین دین کیا اور جس جگہ پہ کیا اس کو مد نظر رکھ کے اس کی ہم نے پھر تمام جو اس کے ریڈیس کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس پہ کام کیا، تو وہاں پہ ایک جگہ پہ پھر وہ ایک ملزم پہ جب ہم ریڈ کر رہے تھے تو وہاں پہ ہماری ٹیم کے اوپر ان کا اٹیک ہوا، اور کراس فائر کے نتیجے میں وہاں پہ پھر بعد میں الحمدللہ ہمیں ایک بندہ مل گیا جو کہ بعد میں کلیئر ہوا کہ وہ ایکیوزڈ ہے، اس کا ساجد اس کا نام تھا. اس نے پھر سارا کیس آگے سے جب انفائل کیا اور جو رقم انہوں نے لی تھی اس کی ریکوری کے لیے جب اس کو پولیس لے کے جا رہی تھی، تو وہ جس جگہ پہ ہائیڈ آؤٹ پہ جا رہے تھے جہاں باقی ملزمان موجود تھے، انہوں نے یہ دیکھتے پھر پولیس پارٹی پہ دوبارہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر 2 لوگ جو ہیں اس میں ساجد اور ایک جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا حسین عرف منو جو تھا، یہ پھر مارے گئے موقع پہ ان کے ساتھیوں کی فائرنگ سے. اور ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس میں پولیس نے جلدی کامیابی حاصل کر لی اور 3 بندے مزید اس میں سے اریسٹ ہو گئے. تو یہ ٹوٹل 7 لوگوں کا گروہ تھا، جس میں سے 5 لوگ کلیئر ہو گئے، اور 2 لوگ جو ہیں ابھی وہ ان کے بالکل قریب ہیں. ہم ایک تو بیرون ملک ہے جو اس کے لیے لیگلی ایفرٹ شروع کر دی ہے، اور جو لوکل بندہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی خبر دیں گے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائے گا. اس میں انیشلی تو ان کی ڈیمانڈ آپ کو جیسے میں نے بتایا 8 کروڑ روپے تھی، لیکن پھر گریجولی وہ جب ان سے ڈیل ہونا شروع ہو گئی تو وہ کم ہوتے ہوئے 4 کروڑ پہ آ گئی، اور پھر کوئی 2 کروڑ کے آگے پیچھے تک لگ بھگ ان کی سیٹلمنٹ ان سے ہوتی ہے. اور اس میں جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ آئی ٹی کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ جو ود ان دا کنٹری کالز آ رہی ہوتی ہیں ان پہ ہم زیادہ بہتر طور پہ جلدی کام کر لیتے ہیں، اور جو اوورسیز کالز ہیں اس کی ٹریسنگ اور اس میں وہ ٹائم ٹیکنگ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں پیچھے تھوڑا لیڈ ہمارے لیے چونکہ دوسرے نیٹ ورک کو انگیج کرنا پڑتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل اور لینتھی ہو جاتا ہے. تو لیکن شکر الحمدللہ کہ آئی ٹی ٹیم نے ہمیں زبردست کام کیا ہے اس میں، اور تمام جو ایسوسیٹ ہماری ایجنسیز تھیں باقی بھی ساری انہوں نے بھی اس میں پورا ہیلپ آؤٹ کیا. اور جہاں تک اس کی مغوی کی آپ نے بات کی تو اسے انہوں نے 2 سے 3 جگہ رکھا، اور فائنلی پھر اسے جو اس کی ریکوری ہوئی یا جو وہ سامنے آیا وہ گجرانوالہ کا علاقہ ہے وانڈو، وہاں سے وہ سامنے آیا. اس دوران ظاہر ہے وہ مشکلات کا شکار رہا، اور اس نے بتایا کہ وہ آئسولیشن میں تھا اور مشکل ٹائم تھا اس کے لیے، لیکن اللہ نے مدد کی اور ہم الحمدللہ کامیاب ہوئے سارے معاملے میں. تاجر برادری پہلے تو ظاہر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب کے لیے بڑا کنسرن تھا اور سبھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے. اور اس میں جب پولیس کی اتنا امیڈیٹ رسپانس سامنے آیا کہ ہم نے 48 آورز کے اندر مغوی کی نہ صرف بازیابی کی بلکہ جو رقم تھی وہ بھی ساری ریکور کی، ملزمان کو اریسٹ کیا. اسی طرح سے جو باقی بھی پولیس کی ساری ایفرٹ ہے اس پہ انہوں نے زبردست طور پہ جو ہے وہ ہمیں نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ آئندہ بھی ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. اور ان میں ایک سینس آف سیکورٹی جو ہے وہ سامنے آئی جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا. شہر میں جگہ جگہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ
ताजर बरादरी में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हुई। उन्होंने इस पे तमाम का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इसमें उन्होंने तमाम आई साहब पंजाब का, RPO साहब का, DPO साहब का, सब का उन्होंने इसमें बाई नेम शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि जी हम सिक्योरिटी फील करते हैं। पुलिस ने मुखवी को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया था, मगर मुल्जिमान ने पुलिस पर हमला कर दिया। अगवाकारों को पुलिस से छुड़वाने के लिए मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग से 2 अगवाकार मारे गए थे। 3 अगवाकार कानून की हिरासत में हैं। ताजिर की बाहिफाजत बाजियाबी पर ताजिर बरादरी ने इजहार तशक्कुर करते हुए पुलिस के हक में वॉक का एहतमाम किया और रीडिंग पार्टी पर गुलपाशी की। जब पुलिस अवाम की भलाई के लिए AC रूम छोड़कर निकलती है, शहरियों को तहफ्फुज का एहसास दिलाती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है, तो अवाम भी मोहब्बतों के फूल निछावर करते हैं। देखिए, जिस तरह आपने बताया, ये शेखुपुरा में अपनी नौयत का ये पहला वाकया है कि इस तरह इतना जो है वो ताजिर को पहले अगवा किया गया है और बड़े ये ड्रामाई सीन से इसको जो है अगवा करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि अगवा करके जो है बाकायदा एक प्लान बनाकर इसको पहले कॉल की गई है। उसके बाद इससे तावान की जो है वो तकरीबन 8 करोड़ रुपए जो है वो रकम इससे मांगी गई है। इनके जो वर्षा थे, शमसुल कमर नाम है जिस ये ताजिर है, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से इनका ताल्लुक है। और जिस तरह इन्होंने जो है इसको अगवा किया है, और उसके बाद जब इंटरनेशनल, जैसा कि पहले भी SP इन्वेस्टिगेशन ने हमें इस केस के बारे में मुकम्मल तौर पर बताया है कि इंटरनेशनल पर जो है वो कॉल आती थी इन नंबर्स पर, और जिस तरह इसको डील किया गया है उसके बाद इनके साथ जो जितने भी जिन्होंने अगवाकार थे, तकरीबन 7 के करीब इनकी तादाद थी, इन्होंने बाकायदा इनसे जो फैमिली है इनकी जिसको बाजियाब करवाया गया है, इससे बाकायदा बार्गेनिंग की गई है कि पहले 8 करोड़ रुपए, उसके बाद 6 के बाद 5 पे आए हैं, और उसके बाद 2-2.5 के करीब करोड़ के करीब जो है लगभग जो है उसके इनकी डील हुई है। उसके बाद इनको बाकायदा एक जगह पर बुलाकर पैसे इनसे जो है वो रिसीव भी किए गए हैं। उसके बाद जब इन्होंने खुफिया तौर पर पुलिस को इतला दिया है, ये थाना शरपुर शरीफ में ये इलाका आता है जहाँ से इसको अगवा किया गया है, तो पुलिस ने बाकायदा जो है एक DPO की सरबराही में एक टीम तश्कील दी थी, जिसमें जो IT है इसमें बहुत अहम रोल उन्होंने किरदार अदा किया है। बाकायदा जो है इसको 48 घंटे के अंदर जो है इसको बाजियाब ही नहीं करवाया, बल्कि इसकी जितनी भी रकम थी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए, जिस तरह इन्होंने जो है वो मैनेज करके इन जो अगवाकार हैं उनको दिए हैं, वो बड़ी जो है हमने जब ये बाकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी इनकी जानब से, और बाकायदा पुलिस को अप्रिशिएट भी किया गया उन पर। जैसे फुटेज में भी देख रहे हैं कि जिस तरह इनको फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, DPO साहब हैं, इसके बाद RPO हैं, SP इन्वेस्टिगेशन और बाकायदा पूरी टीम है, इन्होंने मेहनत करके इनको बाजियाब कराया, बल्कि बाजियाब ही नहीं करवाया, जिस तरह हमें जो है वो DPO साहब ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बताया है कि ये जो अगवाकार थे इससे कबल भी मुतअद्दिद वारदातें इनमें मतलूब थे, 50 से ज़ायद जो छोटी बड़ी वारदातें थी इनमें मतलूब थे। और डकैती की वारदातों जब से ये गैंग ज़्यादातर एक्टिव था, तो इन्होंने इन इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है वो डकैतियों की वारदातें कर जो है वो लोगों को करोड़ों रुपए से महरूम भी किया है। उसके बाद बाकायदा तौर पर ये यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। जब इनको पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत जब अगवाकार को छुड़वाया है और इनकी बाकायदा जो है वो इनका पीछा करके इनको पकड़ा है, तो अब मैं यही कह सकता हूं कि पुलिस को इसमें अप्रिशिएट ही करना चाहिए, क्योंकि ये शेखुपुरा की तारीख में ये पहला इस तरह का इतना बड़ा जो है वो सान्या हुआ है 8 करोड़ पे, और इस तरह का ये जो ग्रोथ था इस तरह अचानक एक्टिवेट होकर जो है वो इतने बड़े ताजर को पकड़ना, ये बड़ी दीदा दलेरी है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये सामने आई है कि इंटरनेशनल सतह पर ये कॉल्स इनको आती रही हैं और उनको बाकायदा ट्रेस आउट करके, जिस तरह पुलिस ने दिन रात मेहनत करके इनको छुड़वाया है, उसके बाद जब इनको पकड़ा गया है तो यही इनकी दीदा दलेरी खत्म नहीं हो जाती। जो इन अगवाकारों को पुलिस ने इनके साथों ने जब इनको रिकवरी के लिए ले जा रहे थे, तो थाना बिक्की की हदूद में जो है वो इन्होंने इनका बाकायदा पुलिस का पीछा किया, पुलिस पार्टी का, और पुलिस पर सीधे इन्होंने फायर भी किए, इनके जो साथी थे उन्होंने फायर करके जो है उनको छुड़वाने की कोशिश की है। और इसी मुकाबले में जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से ये जो दोनों जो खौफ की अलामत बने हुए थे हैं
और 4 जो है वो जो हमें ज़राए बता रहे हैं और पुलिस ने भी बताया कि इनको 4 को हमने पकड़ भी लिया है और बाकायदा जो बाकी इनके रह चुके हैं उनको भी वो बिल्कुल करीब है उनको पकड़ने के। इस तरह जो है वो ये मुकम्मल तौर पर ये जो केस है इसको सॉल्व आउट किया गया है और बाकायदा जो है वो इसमें पुलिस को अप्रिशिएट भी किया गया। क्या था असल माजरा, कैसे ताजिर को अगवा किया गया, पुलिस ने कितनी मुश्किलात से ताजिर को बाजियाब करवाया, अगवाकारों ने मुगवी के घर वालों से कितने करोड़ मांगे थे। देखिए बिल्कुल इस बारे में हमारी ताजिर बरादरी से भी बात हुई है, तो इन्होंने जो ताजिर बरादरी के जितने भी लोग हैं इन्होंने पुलिस को बड़ा अप्रिशिएट किया और बाकायदा डीपी ऑफिस जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इनके जो है मगवी के जो वर्षा है उन्होंने बाकायदा पूरा गांव मिलकर जो आया है और डीपी ऑफिस आकर इन्होंने डीपीओ एसपी इन्वेस्टिगेटर जितनी भी टीम है उनको अप्रिशिएट भी किया है और जितने भी ताजिर बरादरी है खुसूसन शेखुपुरा की जब इन्होंने इस मामले को सुना है तो एक खौफ की लहर जो है वो पूरे शेखुपुरा की जितनी भी ताजिर बरादरी थी उनमें वो फैली हुई थी। जब इनको बाजियाब करवाया गया है जो ये जो मगवी है उसके बाद जितने भी ताजिर बरादरी है वो बाकायदा तौर पर मिलकर इकट्ठा होकर बाकायदा फूलों की पत्तियां जो है वो निशावर की गई हैं। डीपीओ जो यहाँ पर जाहद नवाज मुरवत हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर इन्होंने जितनी भी ताजिर बरादरी उन्होंने अपने यही पहले तो ये सब मिलकर गए हैं कि ये जिस तरह इनको अगवा किया गया है इस तरह ये सेव नहीं है अपनी जितनी भी, चूँकि जितनी भी ताजिर बरादरी होती है वो एक ज़िले की वो रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी इन्वेस्ट करनी होती है जितने भी कामकाज करने होते हैं इसमें ताजिर बरादरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर जाकर पहले डीपीओ से इन्होंने मीटिंग की है कि इसको हर हाल में जिस तरह हमारा साथी है इसको पकड़कर जिस तरह की लहर खौफ की लहर फैलाई जा रही है इसमें हमें भी जो है वो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया है और बाकायदा तौर पर जब डीपीओ ने इस बार का फौरी नोटिस लिया है और नोटिस के बाद जिस तरह इन्होंने इस केस को सॉल्व आउट किया है बाकायदा तौर पर जैसे पहले भी एसपी साहब ने बताया एसपी इन्वेस्टिगेशन ने और हमारी ताजिर बरादरी से भी बात हुई है तो उन्होंने पुलिस को अप्रिशिएट भी किया है और उन्होंने यही आगे उम्मीद रखी है कि जिस तरह पुलिस उनके साथ ताउन कर रही है जिस तरह उन्होंने इस मगवी को बाजियाब करवाया है इसमें पुलिस को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और बाकायदा तौर पर जो है उनको फूलों के हार भी पहनाए हैं। उसके बाद जो डीपीओ हैं उन्होंने जितनी भी टीम है अपनी जिन्होंने इस केस को 48 घंटे में सॉल्व आउट किया है इसमें एसएचओ जो शरफपुर हैं राय हमीद उनका भी जो है उनको भी अप्रिशिएट किया है और उनको बाकायदा नकदी का ऐलान भी किया। और सबसे बड़ी बात इसमें पॉजिटिव ये आती है कि जो मगवी के जिसको बाजियाब करवाया गया उसके वर्षा है उन्होंने भी पुलिस को जो है बाकायदा तौर पर नकदी इनाम देने का भी जो है वो ऐलान किया है। इसमें जो जितनी भी इससे कबल अगवा होने से कबल ताजिर बरादरी में जितनी भी खौफ की लहर थी वो मुकम्मल तौर पर ये कहा जा सकता है कि उसके बादल चढ़ चुके हैं और मुकम्मल उनको पुलिस पर एतमाद भी है और ये उनका यही कहना है कि पुलिस ने ये जो केस जितना भी सॉल्व आउट किया है इसमें बड़ा अहम रोल अदा करके जो है वो बाकायदा तौर पर इस केस को जो है वो सॉल्व आउट किया। अगवाकार भी महंगाई की वजह से तावान लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में मांग लेते हैं। पुलिस की कारकर्दगी से ताजिर बरादरी के चेहरों से खौफ के साए किसी हद तक खत्म हो गए। शेखुपुरा में पुलिस ने ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। पुलिस अगर इसी तरह काम करते रहे तो मुआशरे से खौफ के बादल छट जाएंगे और इंसाफ की उम्मीद जाग उठेगी। जराइम पेशा अफराद कानून से बेखौफ खतर खून बहा रहे हैं। आए रोज छोटी छोटी बात पर इंसान कत्ल हो जाते हैं, ना कारोबार महफूज है ना ही इंसानियत कायम है। जुर्म पल रहा है और मुहाफिज सो रहे हैं। हैरत है कि छोटी सी बात पर इंसानों को मनोमट्टी तले पहुंचा दिया जाता है। शोरकोट में कत्ल की पैदर पे कई वारदातें सामने आई हैं। मियां बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरों की जिंदगी बचाने वाला डॉक्टर मौत की आगोश में जा सोया। डॉक्टर कई रोज लापता रहा, आखिरकार नहर से उसकी लाश मिली। उधर ताजिर को राह चलते गोलियों का निशाना बना दिया गया। ऐसा लगता है जैसे शोरकोट मौत ही मौत है। कत्ल और गारत के वाकयात में पुलिस खामोश तमाशाई है। अहले इलाका खून के इस खेल से पर्दा उठा रहे हैं। आज तो 5 दिन पहले कत्ल कर दिया गया है, उस तक हुण तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं होया। लिहाजा IG पंजाब ਨੂੰ इल्तिजा है कि मुलजिम गिरफ्तार किए जाए, साढ़े कतल का एक्शन लिया जाए तो साढ़े मुलजिम गिरफ्तार किए। साड़ी जान का खतरा है और सानू बार बार धमकियां आ रही हैं
जो तुहानू कत्ल कर देते जैसी पैरवी ना करो। पुलिस मुलजिम पकड़ने में नाकाम नजर आती है। कब किसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, कब कोई जिंदगी से हाथ धो बैठता है। पूरे इलाके में खौफ की फजा कायम है। कातिल आजाद घूम रहे हैं। चंद पैसों के लिए अगवा करके शहरियों को कत्ल किया जा रहा है और पुलिस किसी मुगवी को बाजियाब करवाती है, ना ही कातिलों का सुराग लगाती है। शाहिद रियाज मेरा भतीजा है और रहमतुल्लाह मेरा भांजा है। दूध का सेंटर बनाया हुआ है, दूध के सेंटर पे काम कर रहे थे। अचानक ये लोग 3 लोग आए जनाब मोटरसाइकिल पर और आकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मेरा भतीजा शाहिद रियाज जान भाग हो गया और भांजा मेरा ज़ख्मी हुआ, उसके पेट में गोलियां लगी। भांजा मेरा निश्चर अस्पताल में मौत और ज़िंदगी के कशमकश में है और भतीजा मेरा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। अभी तक 5 दिन गुजर जाने के बाद इस वक्त तक पुलिस ने हमारी मुलज़मों को कभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं किया। हम इल्तजा करते हैं अपना RPO साहब फैसलाबाद और IG पंजाब लाहौर से जनाब कि हमारे मुलज़मों को गिरफ़्तार किया जाए। और मुलज़मान की तरफ से हमें धमकियां काफ़ी हमारे दोस्तों को हमें आ रही हैं, अगर आपने पैरवी की तो हम आपको भी कत्ल कर दिए देंगे। और हमारे दोस्तों को भी धमकियां आ रही हैं कि आपने इनकी कोई किसी किस्म की सपोर्ट की तो हम आपको भी कत्ल कर देंगे। और एक हमारे दोस्त के घर पे हमला भी कर चुके हैं। शोरकोट में जो है वो गुज़श्ता 36 घंटे में तकरीबन जो है 5 कत्ल हो चुके हैं। हमारा जो कोठी अड्डा का एक ताजर भाई था वो कत्ल हुआ है। उसकी वजह से शोरकोट के जो ताजर हैं उनमें भी खौफ और हिरास फैल गया है। तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़ामत भी करते हैं वो जो ताजर कत्ल हुआ, और पुलिस से ये अपील करते हैं कि जो कातिल हैं वो फ़ौरन गिरफ़्तार करके उन्हें कैफर करदार तक पहुँचाया जाए। शोरकोट में कत्ल की कितनी वारदातें हुई हैं, पुलिस की कारकर्दगी क्या है, क्यों शोरकोट जराइम का गढ़ बनता जा रहा है, पुलिस अफसरान क्यों घबरा रहे हैं, पुलिस ने हालिया कत्ल की वारदातों पर क्या कहा है, आप सुनिए। झंग के इलाके शोरकोट में 36 घंटे के दौरान 4 होलनाक वाक़ये पेश आए, जिनमें एक वाक़या जो है वो थाना बरियामवाला की हदूद में पेश आया, जहां पर एक डॉक्टर को निजी क्लिनिक से अगवा करके बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया और उसकी जो लाश थी उसको नहर में फेंक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनमें एक मुल्ज़म जो था वो CTD का अहलकार निकला। जो CTD का अहलकार था उसने कहा कि मकतूल के मेरी मिसेस के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, इसकी बिना पे मैंने इसको कत्ल किया। और दूसरी तरफ जो है डॉक्टर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टरों ने झंग, शोरकोट, अहमदपुर सियाल और 18 हज़ारी में स्ट्राइक की हुई है और उनका कहना है कि अगर यही पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो एक कीमती जान जो है वो बच सकती थी। और दूसरा जो वाक़या पेश आया वो थाना शोरकोट की हदूद कक्की 9 में पेश आया, जहां पर एक ताजर को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया और एक को ज़ख्मी कर दिया। और अभी तक जो है ताजर के जो मुल्ज़मान हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, अभी तक उनमें से कोई भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। मकतूल के वालिद का कहना है कि अगर उनको गिरफ़्तार ना किया गया तो कोई और वाक़या भी पेश आ सकता है। तो तीसरा जो वाक़या है वो भी थाना शोरकोट की हदूद खाकी लक्की में पेश आया, जहां भाई ने अपने सके भाई और भाभी को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया कुल्हाड़ियों के वार करके, और वो भी अभी तक गिरफ़्तार ना हो सके। उन मकतूल के वालिदैन का कहना है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए ताकि किसी और की जान ना जाए। तो चौथा जो वाक़या है वो भी अपना थाना शोरकोट की हदूद में पेश आया, डबकला में, जहां पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 ख़वातीन जो थीं वो ज़ख्मी हो गई, जिनको THQ शोरकोट लाया गया, जहां पर एक जो ख़वातीन थी वो जाँ बहक हो गई और दूसरी को मुल्तान रेफ़र कर दिया। तो अब जो है ये पोजीशन है कि अपना मकतूल के लवाहिकीन जो हैं वो कहते हैं कि जो मुल्ज़मान नहीं गिरफ़्तार हुए उनको गिरफ़्तार किया जाए। उनका मुतालबा है DPO, RPO और IG से कि इनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके कैफिल किरदार तक पहुंचाया जाए। और दूसरी तरफ जो है अपना ताजर डॉक्टर वो भी बहुत परेशान है। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा तो हमारे लिए भी जीना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शोरकोट पुलिस कब ख्वाब गफलत से जागेगी,
कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मुलजिम कब तक आजाद घूमते रहेंगे? अदम तहफ्फुज से दो चार शहरी कब खौफ से आजाद होंगे? कब तक हंसते बसते घराने मातम कदे में तब्दील होते रहेंगे? कब तक ताजिर और मसीहा मौत की भेंट चढ़ते रहेंगे? पुलिस हुकाम जब तक अपने मातहतों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तब तक जराइम कंट्रोल नहीं होगा। जिनसी दरिंदे जगह जगह घात लगाए बैठे हैं। मासूम बच्चे, खवातीन, कोई भी महफूज नहीं है। हवस के पुजारी तो घर की चार दीवारी में बैठी खवातीन को भी हवस का निशाना बना रहे हैं। घर, बाजार, खेल के मैदान, स्कूल, कहीं भी कमसिन बच्चे महफूज नहीं। हर तरफ खौफ के साए हैं। नारोवाल के नवाही इलाके में घर के अंदर जहनी माजूर बच्ची को हवस का निशाना बनाया गया। गूंगी बहरी बच्ची घर के दूसरे कमरे में मौजूद वर्षा को मदद के लिए भी ना पुकार सकी। शैतान सिफ्त ने घर में नकब लगाई और जहनी माजूर बच्ची को हवस का निशाना बनाया। वर्षा जब तक बच्ची को बचाने पहुंचे तो करामत नामी जिनसी दरिंदा फरार हो गया और बच्ची गैर हालत में पड़ी थी। मैं उधर रहने वाला, मेरे घर बच्ची होने वाली थी नहीं सामने वाला कोई जी मेरे तो मैं पीछे छड़ के गया बेबी अपनी बच्ची हुई है तो मैं वापस तुर गया काम वास्ते। इन्हें पिछों और ज्यादा की किन्ने ज्यादा की करामा थे एक बार होया बहुत ज्यादा की थी। इतने चाहते ना पंजे बच्ची मेरी इच्छा इन्हें बहुत ज्यादा की थी। सामने साफ चाहिए। वर्षा इंसाफ मांग रहे हैं। शैतान सिफ्त ने घर में घुसकर जहनी माजूर बच्ची पर कयामत ढाई है। शैतान सिफ्त ने माजूर बच्ची को भी ना बख्शा और उसे हवस का निशाना बना डाला। बेबसी और लाचारी में गरीब खानदान इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है। मुल्ज़िम की तरफ से इनको धमकी दे रहे हैं। ये तो मुल्ज़िम से डर की वजह से जो है ना गाँव छोड़कर इधर मेरे पास आ गए। मुल्ज़िम कहता है कि इतने पैसे ले लो तो ये छोड़ दो। उसके बाद ये कहते हैं कि आपके बच्चों को जो है ना हम मरवा देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी कहते हैं कि पैसे ले लो तो ये काम छोड़ दो। मेरी जो है ना गवर्नमेंट से ये अपील है कि मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो है इनको इंसाफ जो है मिलना चाहिए। ये बहुत गरीब आदमी है। बुरसा किससे इंसाफ मांगे? पुलिस तो मुल्जिमान की तरफदार नजर आ रही है और मुल्जिमों की दादरसी नहीं कर रही। कब तक जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तानें सामने आती रहेंगी? मजलूम कब तक इंसाफ की उम्मीद से जुड़े रहेंगे? कब मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाएगा और कब उनको इंसाफ दिया जाएगा? डीपीओ के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जहनी माजूर बच्ची के साथ है और मुल्जिम को सजा दिलवा कर रहेगी। गोला बाजवा में ज्यादती का निशाना बनने वाली अतिया बीबी की वालदा शहनाज बीबी का मुल्ज़िम करामत से ये तलक था कि मुल्ज़िम करामत जो था उससे इन लोगों ने पैसे उधार ले रखे थे, क्योंकि शहनाज बीबी के खामद कुछ अर्सा पहले वफात पा गए थे और ये इंतहाई गरीब खानदान है। ये अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मुल्ज़िम करामत से पैसे उधार लेके इस्तेमाल करता था और आज भी मुल्ज़िम करामत इनके घर अपने उधार दिए हुए पैसे लेने के लिए आया था। जब उसने देखा कि अतिया बीबी घर में अकेली है और उसने मौका देकर अतिया बीबी को ज्यादती का निशाना बना डाला और मुल्ज़िम को पुलिस थाना सदर नारोवाल ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना सदर नारोवाल का ये कहना है कि हम मुल्ज़िम के खिलाफ हकायत पर तफ्तीश कर रहे हैं और मुल्ज़िम के खिलाफ जो भी सबूत मिले उसको अदालत में पेश किया जाएगा और मुल्ज़िम को करार वाक़या सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि मुल्ज़िम घर में कैसे दाखिल हुआ? अहले खाना घर में मौजूद थे। मुल्ज़िम कैसे बच्ची को हवस का निशाना बनाकर हुआ फरार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि गांव बोला बाजवा में 30 जुलाई को एक हमें इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें शहनाज बीबी ने ये कंप्लेंट की है कि करामत अली नाम के एक उम्र सीधा शख्स ने शहनाज बीबी की बेटी के साथ ज़्यादती की है। उसके ऊपर नारोवाल पुलिस ने फौरी तौर पे FIR रजिस्टर कर ली है और मुल्ज़िम को अरेस्ट कर लिया है और मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तफ्तीश जारी है। जो भी तफ्तीश में मेरिट के ऊपर हक़ाइक़ आएंगे उसके मुताबिक केस को फाइनलाइज़ किया जाएगा।
जी आपने देखा कि डीपीओ नारोवाल का कहना है कि हमने तो मदई की दरख्वास्त पर जो है मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हम इसको मेरिट पर तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेरिट किया जाएगा। शैतान ने जहनी माजूर बच्ची पर कयामत ढा दी। मासूम बच्ची को नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ है। जिनसी दरिंदे को सख्त सजा दिलवाई जानी चाहिए। आए रोज कम उम्र बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात से बच्चों की नफ्सियात भी तबाह हो रही है। घर से बाहर निकलना दुश्वार होता जा रहा है। मासूम बच्चों को पुरसुकून माहौल देने के लिए जरूरी है कि हवस के पुजारियों को इबरतनाक सजा दी जाए। इसी के साथ टीम क्राइम फाइल और अपनी मेजबान अलीशा शहजाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।